तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, तो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखा, बीसीसी देखा, एफसीसी देखा, बट एचसीपी जो है ये आपके सिलेबस बहुत डिटेल में तो नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ख़ासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में भी एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन आपसे हो पाए आसानी से, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आसानी से कर पाए, इसलिए आपको पता होना चाहिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा बात करेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले आप एक फिगर देखिए और फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास एक फिगर दिखाया गया है और इस फिगर में देखिए ऊपर आपको एटम दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 एटम, एक ये 7 एटम, 3 एटम बीच में है और फिर नीचे भी वही अरेंजमेंट है। कुछ दिख रहा है और यही चीज़ देखिए इस बगल वाले फिगर में दिखाया गया है, बट फ्रंट के 1 2 3 4 5 फिगर दिख रहे हैं, पीछे का और फिगर नहीं दिख रहा है और एटम नहीं दिख रहे हैं। इधर 3 एटम में से 2 आपको दिख रहा है, एक पीछे का नहीं दिख रहा है। तो यही वाला फिगर यहाँ पे है और इसी को आपने यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है। तो इस तरह का जो यूनिट सेल होता है, इसी को अब इस एटम को ऐसे डॉट डॉट करके हमने बना दिया है और इस तरह से ये क्या बना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसी को बोलते हैं। अब ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं, तो यहाँ देखिए ये जो कॉर्नर के एटम है इन सबको आपस में मिला दिया जाए तो ये देखिए हेक्सागन नहीं बना रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये हेक्सागन बनाता है। हेक्सागन मीन्स ऐसे है और इसको हेक्सागन ही तो बोलते हैं। तो इस तरह से ये हेक्सागन बना रहा है, इसीलिए इस तरह के पैकिंग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब सुनिएगा थोड़ा सा, इसको हम कंपेयर कराएंगे जो हम लोगों का क्यूबिक क्लोज पैकिंग था उससे कंपेयर कराते हैं। तो क्यूबिक क्लोज के पैकिंग में आपको बताया गया होगा कि ये हमारे पास यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में यार मजबूरी है, ये हो गया हमारा यूनिट सेल, ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है और इसमें आपको पता होगा कि एटम कॉर्नर पे होते हैं, ऐसे कॉर्नर वाले एटम को हम बना देते हैं। तो ये कॉर्नर के एटम हो गए और बहुत सारे एटम जो हैं वो फेस पे होते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, फ्रंट और बैक वाले फेस पर नहीं बना रहा हूँ। बिल्कुल इस फिगर से आप इसको कंपेयर कराइएगा। यहाँ पे देखिए कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर पे एटम है 4। यहाँ पे कितने कॉर्नर हैं, तो एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 कॉर्नर हैं। क्लियर। और ये हमारा एक फेस बन गया और इस फेस सेंटर पे भी एक एटम है, यहाँ पे देखिए, और ये फेस सेंटर का एटम बिल्कुल सिमिलर है इस एटम से। तो यहाँ पे एक फेस ये है और इसके फेस सेंटर पे भी एक एटम है। क्लियर। और बिल्कुल इसके नीचे इसी के अलोंग एक और हमारे पास फेस है ये वाला, जहाँ पे यहाँ भी एटम कितने हैं, 4 कॉर्नर पे 4 एटम है। यहाँ भी देखिए नीचे का एक फेस है जहाँ पे कितने एटम हैं, तो 6 एटम हैं जो कि एक फेस को तैयार कर रहे हैं और यहाँ भी फेस सेंटर पे एक एटम है। क्लियर। तो इसके सिमिलर है। हाँ, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इधर साइड में कोई फेस नहीं है, इसके साइड में कोई फेस नहीं है। देखिए ना इस फिगर को देखिए, समझ में आ रहा होगा, ऊपर एटम है, नीचे एटम है, बीच में एटम है, साइड में क्या कोई एटम है, तो एटम नहीं है तो कोई फेस नहीं बनेगा। अगली चीज़, जिस तरह से हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग में बीसीसी में बताते थे कि बॉडी सेंटर होता है और वहाँ पे भी एटम होता है, ठीक ना, हमने बताया होगा कि बॉडी सेंटर पे भी एटम होता है यहाँ पे। तो बॉडी सेंटर जिस तरह से यहाँ पे है ना, उसी तरह से बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, ऐसे बीच में, और इन तीनों एटम का कंट्रीब्यूशन पूरा होता है इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। तो आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें उससे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि किस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें पलट जाती हैं, चेंज जाती हैं और यही आपको सीखना है।
कि HCP के अंदर जो एटम कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/6। ये जो एटम है इसका 1/6 इस यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा, जबकि हमने सिंपल क्यूबिक, FCC, BCC में क्या पढ़ा था 1/8, लेकिन यहाँ पे कितना है 1/6, ये ध्यान रखिए एकदम। और फिर जो फेस पर एटम होता है इसका कंट्रीब्यूशन सिमिलर है, मतलब 1/2 होता है। बॉडी डायगोनल टाइप का जो एटम है उनका बॉडी सेंटर वाले जो एटम हैं इनका पूरा होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये एक एटम का मैंने लिखा है, 3 एटम है तो तीनों का इंटू 3 करेंगे, तो ये हमारे एटम्स का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एटम इन HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है एटम कहाँ कहाँ पे हैं, तो कॉर्नर पे है, फेस पे है, और कहाँ पे है, तो तीसरा है बॉडी सेंटर पे है। क्लियर है? तो आप निकाल लीजिए कॉर्नर वाले एटम कितने हैं ये बताइए। 1 2 3 4 5 6 ऊपर और 6 नीचे, 12। तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन है 1/6, कॉर्नर कितने हैं 12, प्लस फेस पर एटम कितने हैं, तो एक फेस पे एक फेस पे एक, 2 ही फेस है ही है, तो एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, फेस कितने हैं 2। अच्छा, बॉडी सेंटर कितने हैं, तो एक तो इसका है तो 3 है, 3 एटम है, तो एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1 × 3, तो टोटल कितना हो गया नंबर देखिए, तो क्या ये 2 आएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 3, कितना आया 6। तो HCP के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6। ये आपको बहुत ढंग से पता होना चाहिए, और अगर आपको पता नहीं है तो आप कई सारा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से छट डालिए। और एक चीज़ हम लोग और बात करने वाले हैं, एज पर जो एटम प्रेजेंट होते हैं, एज सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, क्योंकि ये भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और ये चीज़ थोड़ा सा छूट गई है, एक तरह से क्या है तो छूटना नहीं चाहिए, बट छूट गया है तो इसको हम लोग आज बात कर लेंगे, ठीक ना। खैर इसकी ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है, लेकिन पड़ेगा आगे, इसलिए हम लोग पहले ही बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि एज पर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो आइए नीचे नीचे और नीचे आ जाओ और नीचे, यस, ये है हमारा। अगर हम बात कर रहे हैं एटम के कंट्रीब्यूशन की, तो एज पर जो एटम प्रेजेंट है, यहाँ है नहीं शायद, चलिए इसको मैं नीचे ही बता देता हूँ यहीं पर। चलिए, कोई एटम अगर एज सेंटर पे प्रेजेंट है, पहले तो ये बताइए एज क्या है, तो आपको पता होगा एज क्या होता है। तो ये है हमारा यूनिट सेल, और यूनिट सेल का एज क्या होता है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा एज का मतलब क्या होता है। ये है हमारा एज, 2 फेस जहाँ मिलते हैं ना उसी को बोलते हैं एज। देखिए एक पीछे वाला फेस, ये वाला फेस पीछे का, ये वाला और ये ऊपर छत जो है, ये दोनों यहीं पे आके मिल रहे हैं, तो क्या हो गया एज हो गया, इसको हम एज बोलते हैं। और एज सेंटर क्या होगा, तो इस कोने से इस कोने के बीच की जो पॉइंट रहता है ना, इसी को बोलते हैं एज सेंटर। तो कई बार एटम एज सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो एज सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट है वो इस यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन करता है, तो ध्यान सुनिएगा। तो एटम प्रेजेंट एट एज सेंटर, वो एटम जो कि एज सेंटर पर प्रेजेंट है वो कंट्रीब्यूट करता है, या कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन, यहीं पर डाल दीजिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट एज सेंटर, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। एज पे प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। और ये चीज़ आप कैसे समझेंगे कि एज सेंटर पे, इस एज सेंटर पे हो, चाहे इस एज सेंटर पे हो, चाहे इस एज सेंटर पे, देखिए एज सेंटर कितने होते हैं,
तो क्यूबिक क्लोज जो पैकिंग होती है या FCC जो होती है या क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उसमें 12 एज होते हैं। कितने एज होते हैं? 12। काउंट कर लीजिए ना, एक एज, दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा एज, ठीक है, पांचवा एज, छठवां एज, सातवां एज, आठवां एज, ठीक है, फिर से नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, तो 12 एज होते हैं। और 12 एज पर भी हम 12 एजेज के सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एटम एज पे प्रेजेंट होते हैं तो उसका कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर आता है, तो अभी उन्हें बताया कितना पार्ट आता है यूनिट सेल के अंदर, 1/4। तो ये चीज़ आप मेंशन कर लीजिएगा। और ये चीज़ आप एक फिगर यहाँ पे चल रहा है उसको देख के समझ सकते हैं कि कैसे एक एज पर कोई एटम अगर प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 ही क्यों होता है। तो आप इस फिगर को देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कर लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे क्या, चलिए अब हम लोग बात करेंगे डेंसिटी वाला फार्मूला तो हो ही गया था। अब डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, कैसे डेंसिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए एक दो क्वेश्चन किया जाए, फिर कुछ दिमाग खुलेगा डेंसिटी को लेकर के। तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा उसको देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन सारे NCERT के ही हैं, ठीक ना, इसको कर लेते हैं, फिर और अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो ये है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिल्वर फॉर्म्स CCP लैटिस एंड एक्स-रे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल शो दैट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 408.6 पिकोमीटर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। कितना आसान क्वेश्चन है, सुनिए। कह रहा है कि एक यूनिट सेल है जो कि CCP पैकिंग कंटेन कर रहा है। कह रहा है कि एक क्रिस्टल है जो कि CCP टाइप का क्रिस्टल लैटिस है। CCP का मतलब क्या हुआ, FCC टाइप का। अगर ये FCC टाइप का क्रिस्टल लैटिस है, इसका मतलब एटम कहाँ कहाँ होंगे, सारे कॉर्नर पे होंगे, सारे फेस पे होंगे। और कह रहा है कि देखिए इसमें सिल्वर एटम जो है वो CCP लैटिस कंटेन कर रहा है। मतलब सिल्वर कॉर्नर पे भी होगा और कहाँ पे होगा, फेस पे भी होगा। इस तरह से होगा, सारे कॉर्नर पे सारे फेस पे कौन होगा, सिल्वर एटम होगा। कह रहा है कि इस क्रिस्टल का जो एज लेंथ है उसकी वैल्यू क्या है, 408.6 पिकोमीटर। मतलब ए की वैल्यू क्या दिया है, एज लेंथ की 408.6 पिकोमीटर दिया है। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। डेंसिटी पूछ रहा है हमसे, चलिए ठीक है हम निकालेंगे। एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है मतलब मॉलिक्यूलर मास दिया है, और कितना दिया है 107.9, और यू दिया है यूनिट मतलब कि ग्राम में ये रहेगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना। अगर ये FCC है तो FCC में बताइए नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, Z की वैल्यू क्या होती है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपने कई बार पढ़ा होगा, Z की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है Z इंटू कैपिटल M बाई AQ इंटू NA। इसमें बताइए क्या आपको नहीं पता है, सब तो पता ही है। देखिए ना, Z आपको पता है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास पता है। AQ कैसे निकलेगा, तो A आपको पहले से ही दे रखा है, ये देखिए A दे रखा है तो AQ नहीं निकल जाएगा। और NA एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही होगा क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 रख देना है। बस यहाँ पे क्या रखना है, वॉल्यूम आपको रखना है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप A को एज लेंथ को रख रहे हो तो इसको आप मीटर में चेंज कर लीजिएगा। मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान सुनिएगा, 1 पिकोमीटर जो होता है वो होता है 10 के पावर -12 मीटर के।
एक एंगस्ट्राम जो होता है ये होता है 10 के पावर -10 मीटर के, और एक एंगस्ट्राम जो होता है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये डाटा आपको पता होना चाहिए जिससे कन्वर्जन में आसानी रहेगी। तो इसका अप्लाई करके हम लोग इसका यूनिट चेंज कर लेंगे। तो आप क्या करिए, 408.6 इंटू 10 के पावर -12 कर दीजिएगा। तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में, और इसका क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से a क्यूब हो गया, z की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू दे रखा है, डेंसिटी निकल जाएगा, हो जाएगा ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन का जो मतलब मैथमेटिकल पोर्शन है वो लोग कर लीजिएगा आप लोग। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी करिए। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल एंड सेल एज इज इतना सेंटीमीटर। इन ए सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव डेंसिटी इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। ये भी आसान क्वेश्चन है, सब तो दिया ही है। देखो तो क्या क्या दिया है, कह रहा है कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज, एक्स-रे डिफ्रैक्शन में एक स्टडी किया गया, उससे पता चला कि कॉपर क्रिस्टलाइज हुआ है FCC यूनिट सेल में। कॉपर का क्रिस्टलाइजेशन कैसा हुआ है, तो FCC यूनिट सेल में, मतलब यहाँ पे एक यूनिट सेल है जिसमें कॉपर प्रेजेंट है कॉर्नर और फेस सेंटर पे। कॉर्नर पे भी कॉपर ही है और फेस पे भी कौन है, कॉपर ही है, क्योंकि कॉपर कोई बोल रहा है क्या, FCC पैकिंग में है, तो कॉपर चारों तरफ आ गया। अच्छा FCC है तो Z की वैल्यू क्या होगा, Z की वैल्यू 4 होगा, यहीं से पता चल गया। फिर कह रहा है एज लेंथ इतना दिया हुआ है, एज लेंथ का मतलब A की वैल्यू दे रखा है, A कितना दिया है, तो 3.608 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। क्लियर है। आगे क्या कहानी कर रहा है, सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव डेंसिटी, मतलब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे पता चला कि इसी क्रिस्टल यूनिट का डेंसिटी क्या है, इतना है। तो डेंसिटी भी दे दिया है, डेंसिटी कितना दिया है, 8.9 इंटू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू नहीं करना है, तो 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी दे रखा है। तो पूछ रहा है एटॉमिक मास बताइए, बताओ ना, क्या फालतू क्वेश्चन है, एटॉमिक मास बताना है। देखो A दिया हुआ है, D दिया है, Z दिया है, M पूछ रहा है, निकल नहीं जाएगा। और यहाँ देखिए यूनिट का कन्वर्जन का भी कोई झंझट नहीं है, डेंसिटी भी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, ये जो यूनिट दिया है सेंटीमीटर, और इसी यूनिट में हमारा एज लेंथ भी है सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, फार्मूले में रखना है D = Z इंटू कैपिटल M बाई A क्यूब इंटू NA। Z की जगह क्या रखेंगे आप, तो 4 रखिएगा, M की जगह क्या रखेंगे, तो ये निकालना है आपको। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, इतना उठा कर रख दीजिए यहाँ पे, A क्यूब का मतलब ये उठा के आप यहाँ रख दीजिए, Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर रखिएगा, तो मॉलिक्यूलर मास नहीं निकल जाएगा, केवल मैथमेटिक तो है, हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए और इसका मैथमेटिकल पोर्शन कर डालिएगा, ख़त्म। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ साथ और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक ना। और उसके बाद से जो भी टॉपिक बचा खुचा है उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की कथा कहानी बस इतने तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।